साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों, इस समय जो क्लास चल रही है वह मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके अंतर्गत हम तुगलक वंश का अध्ययन कर रहे हैं। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में इसमें पढ़ रहे हैं। उसमें आज की जो क्लास है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होने वाले जो प्रमुख विद्रोह हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो इसके पहले की जो क्लास थे वह मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी परिवर्तन किया था उसके विषय में हम लोगों ने आज जाना था। फिर जो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया उसको पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो प्रमुख विद्रोह हुए उसकी चर्चा हम एक एक करके करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश का या कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विवादित शासक था। साथियों, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन कीजिए। आपको इतिहास की क्लास के साथ साथ राजनीति विज्ञान की भी क्लास मिलेगी और जितने प्रैक्टिस सेट होंगे वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आइए फिर क्लास शुरू करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होने वाले प्रमुख विद्रोहों के। यहाँ पे देखिए कुल विद्रोह की संख्या दी है 34। तो यहाँ पे आपको समझना है, ये भी प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल कितने विद्रोह हुए थे। तो 34 विद्रोह हुए थे। अगर सर्वाधिक विद्रोह की बात करिएगा तो किस दिशा में हुए थे, तो भारत के किस दिशा में हुआ, तो दक्षिण भारत में हुए कुल 27 विद्रोह, अर्थात जो 34 विद्रोह टोटल हुए थे उनमें से 27 विद्रोह दक्षिण भारत में अकेले हुए थे। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि पहला विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो पहला विद्रोह हुआ वह किया था बहाउद्दीन गुर शासक ने। बहाउद्दीन गुर शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में पहला विद्रोह किया। कब किया था 1326 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होने वाला अंतिम विद्रोह, तो अंतिम विद्रोह हुआ 1351 ईस्वी में। एक तगी नाम का था, उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया जाने वाला उसके द्वारा अंतिम विद्रोह था। अब आपको यहाँ समझना है, जितने बिंदु यहाँ पे हमने बताए, तो यहाँ पे जो 4 लाइनें हमने पढ़ी ये चारों के चार परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। इसलिए आपको ये चारों बिंदु बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अब देखिए आगे चलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल, जहां दिल्ली सल्तनत का चरम काल था, वहीं वह उसके विघटन की प्रक्रिया की शुरुआत भी थी। अब आपको समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय है 1325 से लेकर 1351, वह उसके साम्राज्य का या उसके शासनकाल का या दिल्ली सल्तनत का एक चरमोत्कर्ष काल था, अपनी ऊंचाइयों पर था। लेकिन धीरे धीरे कुछ परिस्थितियां ऐसे भी घटी जहां से दिल्ली सल्तनत की जो प्रगति है वहां से धीरे धीरे वह विघटित होना शुरू हो गया। आगे देखिए, वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके समय में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। अर्थात बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत में पहला ऐसा सुल्तान था जिसके साम्राज्य में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए, अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे ज्यादा विद्रोहों का सामना करना पड़ा। आगे देखिए, उसने एक बार बर्नी से कहा, भाई बर्नी उसके दरबार का एक इतिहासकार था, तो एक बार बात ही बात में मोहम्मद बिन तुगलक ने बर्नी से कहा कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है, अर्थात बीमार हो गया है,
और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सर दर्द ठीक करता है तो बुखार हो जाता है, और जब बुखार ठीक हो जाता है तो कुछ और हो जाता है। मेरा उपचार विद्रोहियों और विरोधियों के लिए तलवार है। अब जब पूरी तरीके से रुष्ट हो गया, परेशान हो गया विद्रोहों से, अपने साम्राज्य के तमाम प्रकार के जो अव्यवस्था थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में बरनी से कहा कि बरनी सुनो, हमें लगता है कि जो हमारा साम्राज्य पूरी तरीके से रुग्ण हो चुका है, बीमार हो चुका है, अव्यवस्थित हो चुका है। ये जो साम्राज्य है, हम कितना भी इलाज करना चाहें या किसी भी इलाज से अब यह ठीक होता दिख नहीं रहा है। अगर मैं किसी वैद्य से उसका जो सर है, जो उसमें दर्द होता है, उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ तो उसमें बुखार आ जाता है। जब बुखार ठीक होता है तो कुछ और बीमारी आ जाती है। और जो तमाम प्रकार के विद्रोही हैं, जो हमारे विरोधी हैं, इनके लिए मैं हमेशा तलवार लेके खड़ा हूँ। अर्थात जो मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य है, उसकी तुलना एक शरीर से करता है मोहम्मद बिन तुगलक, और तमाम प्रकार की ये बातें वहाँ पे बताने का प्रयास बरनी से करता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा आमीरान ए सादा अर्थात विदेशी अमीर या सत्ताधारी अमीर का उत्पीड़न करने से उसकी विपत्तियां और बढ़ गईं तथा विद्रोह और प्रबल हो गए। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जो विदेशी अमीर थे, जिनको सत्ता पर बैठाया था, अब एक समय ऐसा आया कि उन्हीं का वह उत्पीड़न करने लगा। जब उत्पीड़न करने लगा तो जो विदेशी अमीर थे उस समय समय पर विद्रोह करने लगे, जिससे मोहम्मद बिन तुगलक की परेशानी पहले से तो थी ही, अब उससे ज़्यादा और बढ़ गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक और परेशान रहने लगा। आगे देखिए, सर्वप्रथम मालवा में सत्ताधारियों ने विद्रोह किया। ये जो विद्रोह करने की प्रक्रिया है अमीरों की या अमीर सादा की, यहाँ पे सबसे पहले अगर कहीं भी विद्रोह हुआ तो वह हुआ था मालवा में। यही आपको समझना है, सर्वप्रथम मालवा में सत्ताधारियों ने विद्रोह किया। सुल्तान ने मालवा के प्रभारी अजीज खुमार नामक कलाल के माध्यम से 89 सादा अमीरा को, जो अमीर थे, उनको धोखे से मरवा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक जब विद्रोहों से परेशान हो गया तो उसने एक प्रभारी नियुक्त किया जिसका नाम था अजीज खुमार। तो इसने एक कलाल के माध्यम से जो 89 लगभग जो विदेशी अमीर थे, अमीरान या सादा, इनको धोखे से इन सबको मरवा देता है। अब देखिए यहाँ पे कुतलुग खान सादा अमीरों का नेता था, ये भी मारा जाता है उसी में। भाई जो लीड कर रहा था, कुतलुग खान अमीरों का नेता था, वह भी इसी जब मरवाने के लिए कोशिश करता है मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी इसी में मारा जाता है। जब मार दिया जाता है तो विद्रोह की प्रक्रिया और खुलकर सामने आ जाती है। तो उसी क्रम में एहसान शाह ने विद्रोह से अमीरों का सुल्तान का खुलकर विरोध करने लगा। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सादा अमीर ही दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना से संबंध थे। जो दक्कन में बहमनी राज्य की स्थापना हुई, उनकी स्थापना करने वालों में जो सादा अमीर थे, अर्थात जो विदेशी सत्ताधारी थे, उन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब देखिए आगे, यहाँ पे अगर प्रमुख विद्रोह की बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के समय के, तो इसमें पहला बिंदु इसमें है
कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का प्रथम विद्रोह 1326 ईस्वी में सागर के इक़्तिदार बहाउद्दीन गुरशास्प ने गुलबर्गा में किया था। यह बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। आगे भी संभावना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पहला विद्रोह कब हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पहला विद्रोह 1326 ईस्वी में हुआ। फिर यहाँ पे बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1326 ईस्वी में कहाँ पर सबसे पहले विद्रोह हुआ। तो मालवा में, ये जो सागर के इक़्तिदार थे इन्होंने सबसे पहले विद्रोह किया। तो यहाँ पे देखिए विद्रोह करने वाला कौन था, तो बहाउद्दीन गुरशास्प ने सबसे पहले यहाँ पे विद्रोह किया था। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो बहाउद्दीन है इसको गुरशप की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। और वह उसका चचेरा भाई था। जो बहाउद्दीन है वह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसी समय एक कठोर दंड नीति विकसित की, एक कठोर नीति बनाई ताकि विद्रोह न हो। उसने गुरशास्प के मांस चावल के साथ पकाकर उसकी पत्नी और तथा बच्चे को खाने के लिए परोसा। अब बताइए, जब बहाउद्दीन गुरशास्प ने गुलबर्गा में 1326 में विद्रोह कर देता है तो मोहम्मद बिन तुगलक पूरी तरीके से बौखला जाता है और गुरशास्प को इतना कठोर दंड देने की बात करता है और दिया भी कि गुरशास्प को मरवा करके उसको पका दिया गया। जब खाने के लिए पका दिया गया और जब जो गुरशास्प है वही पका हुआ मांस उसके पति का और जो बच्चे थे उनके पिता का, उनकी पत्नी, गुरशास्प की पत्नी और जो उनके बच्चे थे खाने के लिए परोस भी दिया गया। समझिए आप यह प्रक्रिया कितनी दर्दनाक रही होगी, कितने कठोरतम तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरशास्प को दंड दिया और उसकी पत्नी और बच्चे को उसी के मांस को पकाकर खिलाने के लिए परोस भी दिया गया। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु लिखा है कि बरनी उसके काल में हुए विद्रोहों का मूल कारण सुल्तान इख्तिराह तथा तहकीमाते मुजिद्दीन की अनोखी मनोवृत्ति में विश्वास को बताता है। तो इस तरीके से बरनी अपने विचार व्यक्त करता है। अब देखिए, अब जो दूसरा विद्रोह यहाँ पे है, दूसरे विद्रोह के अंतर्गत देखिए कि 1327-28, ध्यान दीजिएगा 1327-28 ईस्वी में बहराम आइबा, क्या नाम है, बहराम आइबा उर्फ किसलू खां, इसने मुल्तान में विद्रोह कर दिया। अब आपको जब मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी परिवर्तन की व्यवस्था में व्यस्त था तो मुल्तान में किसलू खां ने 1327-28 उसी समय लगभग विद्रोह कर देता है। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक को इसकी जानकारी हुई कि मुल्तान में बहराम आइबा अर्थात किसलू खां ने विद्रोह कर दिया है तो उसने सेना को आदेश दिया और पूरी कठोरता के साथ किसलू खां के विद्रोह को दबा दिया जाता है। ये जो विरोध था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो नीति अपनाई थी कठोरता की, उसी के विरोध में यह विद्रोह था। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक उस समय देवगिरी में था। ये जो विद्रोह हुआ मुल्तान का, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ था, देवगिरी अर्थात दौलताबाद में था। वह दिल्ली होकर मुल्तान गया। जब विद्रोह हुआ वहां पर तो मोहम्मद बिन तुगलक रुका नहीं देवगिरी में, तो खुद वहां से चला और दिल्ली आया। दिल्ली से पूरी सेना लेकर के चल दिया मुल्तान के लिए।
और जब मुल्तान पहुंचा तो वहां एक स्थान है आबूहर मैदान। कौन सा मैदान? आबूहर मैदान। वहां पे दोनों के बीच युद्ध होता है, किसलू खां और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच लड़ाई होती है। अब विद्रोहियों को पूरी तरीके से पराजित कर देता है। जब बहराम खां आइबा हार जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, उसके सर को काट लेता है और मुल्तान में एक नगर, जो मुल्तान नगर है, उसमें जो गेट बना था उसी पर उसे लटकवा देता है। अर्थात इसकी भी बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और सर को काट करके मुल्तान नगर के जो द्वार बना है उसी पर प्रतीक रूप से टांग दिया जाता है। अर्थात यह बताने का प्रयास था मोहम्मद बिन तुगलक का कि अगर कोई भी विद्रोह करने का प्रयास किया तो बहराम आइबा अर्थात किसलू खां की तरह उसे भी कठोरता के साथ दंड दिया जाएगा। आगे देखिए कि मोहम्मद तुगलक ने शेख रुकनुद्दीन के आग्रह पर मुल्तान के नागरिकों को माफी दे दी। जब बहराम का सिर काट करके मुल्तान के नगर पर लटका दिया गया तो वहां की जो जनता थी, जो उसका साथ दे रही थी बहराम आइबा का या किसलू खां का, जो साथ देने वाले परेशान हो गए कि अब हमें भी बहुत कठोरता के साथ दंड दिया जाएगा। तो लोग मिलकर के चले गए शेख रुकनुद्दीन के पास। कहा, शेख जी अब हमें आप बचा लीजिए, नहीं तो मोहम्मद बिन तुगलक हमें मार देंगे। तब जाकर के शेख रुकनुद्दीन सबको लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आप इन लोगों को माफ कर दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। तो अब देखें यहीं पे मोहम्मद बिन तुगलक शेख रुकनुद्दीन की बात को मान लेता है और जो नागरिक थे उनको माफी दे देता है। चलिए ठीक है, अब इनको समझा दीजिए कि ये लोग विद्रोह ना करें, हम इनको माफी दे देते हैं। अब आगे देखिए, यहीं पर सुल्तान ने शेख रुकनुद्दीन के चरण को चूमा था। फिर यहाँ पे आपको समझना है, जब शेख रुकनुद्दीन ने मुल्तान के लोगों की बात ले जाकर के माफी की बात मोहम्मद बिन तुगलक से किया और तमाम प्रकार की बातें हुई होंगी, तो मोहम्मद बिन तुगलक शेख रुकनुद्दीन से इतना प्रभावित हो गया कि उसके पैर को उसने चूम लिया। अब देखिए, मुल्तान का विद्रोह तो यहाँ पे दबा दिया गया। फिर आगे उसके बाद सिंध में विद्रोह हो गया। सिंध में एक जगह है कमालपुर। क्या है? कमालपुर। वहां पे भी लोगों ने विद्रोह कर दिया, तो वहां पे जाकर के भी इसने विद्रोह को दबा दिया। अब देखिए, उससे पूर्व लखनऊती में गयासुद्दीन बहादुर, जिसे बुरा कहा जाता था, उसने भी विद्रोह कर दिया था। अब देखिए तीसरा बिंदु यहाँ पे है। तीसरा बिंदु है कि बंगाल में हाजी इलियास खां के नेतृत्व में इसी समय लगभग विद्रोह हो गया, अर्थात 1327-28 ईस्वी के लगभग बंगाल में एक थे हाजी इलियास। हाजी इलियास खान ने भी मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से के विरोध में विद्रोह पर उतर आए और अपने आप को शासक घोषित करके बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं। अब देखिए, उसके बाद विद्रोह होता है 1335 ईस्वी में। 1335 में दक्षिण भारत में मदुरा में विद्रोह होता है। इसका नेतृत्व जो करने वाले थे वह थे एहसान खां। एहसान खां के नेतृत्व में दक्षिण भारत के मदुरई में 1335 ईस्वी में विद्रोह हो जाता है और एहसान खां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, अर्थात मदुरई को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर देते हैं। अब देखिए 1336 की बात आती है। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कर ली। यह बिंदु आपको परीक्षा की दृष्टि इतना महत्वपूर्ण है कि अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी।
यहाँ पे कई प्रश्न आपको यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको समझना है कि प्रश्न किस तरीके के बनेंगे। अब समझिए, यहाँ पे पहला प्रश्न अगर बनेगा कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने की। दूसरा प्रश्न बनेगा कि विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किसके शासन काल के समय किए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के समय। तो यहाँ पे 3-4 प्रश्न आपको मिल गए। अब देखिए, वस्तुतः कृष्णा नदी के दक्षिण में पश्चिमी तट पर चालुक्य सोमदेव के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध एक हिंदू आंदोलन चला। आपको समझना, दक्षिण भारत में जो कृष्णा नदी के आसपास का दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिण में जो उसका पश्चिमी तट है, वहां पे एक चालुक्य राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सोमदेव। सोमदेव जो कि एक हिंदू थे, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध एक हिंदू आंदोलन चलाया। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा दूसरा आंदोलन तेलंगाना में प्रलय नायक और उनके भतीजे कापय नायक ने होयसल गाजा जो राजा थे वीर बल्लाल तृतीय की सहायता से चलाया गया। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 हिंदू आंदोलन चलाए गए। पहला हिंदू आंदोलन जो था वह कृष्णा नदी के दक्षिण पश्चिमी तट पर चालुक्य शासक सोमदेव के नेतृत्व में चला, और जो दूसरा आंदोलन है वह तेलंगाना में प्रलय नायक एवं उसका जो भतीजा था कापय नायक के नेतृत्व में होयसल राजा वीर भल्लाल तृतीय की सहायता से चलाया गया। अब देखिए, अंत में हरिहर और बुक्का ने इन दोनों आंदोलनों का नेतृत्व संभाल लिया। भाई, शुरुआत तो दूसरे ने किया, लेकिन बाद में हरिहर और बुक्का ने इन जो दोनों आंदोलन थे इसका नेतृत्व संभाला, और आगे चल करके उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता पाई। आगे देखिए, प्रताप रुद्र द्वितीय के पुत्र कृष्ण नायक ने 1343 से 44 ईस्वी में वारंगल पर कब्जा करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। यहाँ पे आपको समझना है कि वारंगल राज्य पर कब्जा कब किया गया, प्रताप रुद्र द्वितीय के माध्यम से 1343 और 44 ईस्वी में। यहाँ पे दूसरा प्रश्न बनेगा कि वारंगल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की गई, तो 1343-44 ईस्वी में। और तीसरा प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि वारंगल में किसके शासनकाल में, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई, तो वह की गई थी वारंगल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और फिर यहाँ पे एक प्रश्न और बनने की संभावना है कि 1343-44 ईस्वी में वारंगल पर कब्जा करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था, तो वह था प्रताप रुद्र देव द्वितीय के पुत्र थे कृष्ण नायक। उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे। अब यहाँ पे देखिए, आते हैं चौथी बिंदु पर। चौथा बिंदु यहाँ पे है, जो चौथा विद्रोह यहाँ पे है कि 1340 और 41 ईस्वी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1340 और 41 ईस्वी अवध का सूबेदार था आइन उल मुल्क। उसे दौलताबाद का सूबेदार बनाए जाने पर विद्रोह कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने आइन उल मुल्क को कहा कि अब आप अवध के सूबेदार तो है ही, आपको दौलताबाद का सूबेदार बनाया जाता है। इसी बात को लेकर के आइन उल मुल्क ने 1340-41 ईस्वी में विद्रोह कर बैठता है। आगे देखिए, आइन उल मुल्क मुशांते महरू अर्थात इंसा महरू का लेखक एक है,
और उच्च कोट का विद्वान तथा भारतीय मुसलमान था। ये जो आइन उल मुल्क है काफी विद्वान आदमी था। इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है मुसांते महरू। इसे कहा जाता है इंसाए महरू। इसी का लेखक था आइन उल मुल्क। यह एक लेखक के साथ साथ उच्च कोट का विद्वान भी था और भारतीय मुसलमान भी था। आगे देखिए, उसके विद्रोह ने भारतीय और विदेशी अमीरों के बीच के विरोधियों को उजागर कर दिया। जैसे ही इसने विरोध किया, ये विद्रोह किया, तो यह लगने लगा कि अब जो विदेशी मुसलमान है और हिंदू मुसलमान है, इन दोनों में अब पट नहीं रही है, अर्थात दोनों में खटपट चल रही है। इस बात को यहाँ पे उजागर कर दिया। आगे देखिए, वह एकमात्र विद्रोही था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्षमा किया था। यहाँ पे आपको समझना है, जब आइन उल मुल्क ने विद्रोह कर दिया 40-41 ईस्वी में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विद्रोह को दबाया तो था ही, लेकिन दबाने के बाद विद्रोह को मोहम्मद बिन तुगलक ने आइन उल मुल्क को माफ कर दिया, कहा हम इन्हें दंड नहीं देंगे। अब देखिए, जब इसे माफ कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने आइन उल मुल्क को, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना अनमोल रत्न घोषित कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि यह आइन उल मुल्क जो है, एक जो उच्च कोट के विद्वान लेखक हैं, इन्हें हम दंडित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे लिए एक अनमोल रत्न है, हम इसे खोना नहीं चाहते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे जो 7वां बिंदु है, अब इसमें दिया गया है कि 1347 ईस्वी में दौलताबाद में सत्ताधारी का नेता था हसन गंगू। उसने बहमनी राज्य की स्थापना कर दी। अब आपको यहाँ समझना है 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने, जो दौलताबाद में सत्ताधारी नेता था, अर्थात जो विदेशी अमीर थे, विदेशी लोग थे, हसन गंगू उसका नेता था और उसने विद्रोह करके बहमनी राज्य की स्थापना कर ली, अर्थात बहमनी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर बैठा। अब देखिए, 8वां बिंदु यहाँ पे है, जो ये तो प्रमुख विद्रोह रहे। अब देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो और विद्रोह हुए थे उसकी चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे मुल्तान में शाहू अफगान का विद्रोह 1341 ईस्वी, ठीक है। शाहू अफगान का विद्रोह कब हुआ? मुल्तान में 1341 ईस्वी में। उसके बाद मंगोल अमीर लाहौर के सूबेदार हुलाजुन का विद्रोह हुआ था। कड़ा के सूबेदार निजाम भाई का विद्रोह हुआ था। 1339-40 ईस्वी में गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह हुआ। अब 1338 ईस्वी बंगाल में फखरुद्दीन शाह का विद्रोह हुआ। आगे देखिए, अली शाहनाथ जो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति जफर खान का भतीजा था, उसने भी विद्रोह कर बैठा। आगे देखिए, एक थे सुनाम और समाना, ये दो क्षेत्र हैं जहां पर किसानों ने एक बड़ा विद्रोह किया। यहाँ पे आपको पर समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किसानों ने कहाँ विद्रोह किया था, तो सुनाम और समाना में, ठीक है। आगे देखिए, कड़ा में निजाम मईन ने, जिसे सुल्तान अलाउद्दीन की उपाधि धारण की गई किया था, उसने भी विद्रोह किया। कब किया था? 1338 ईस्वी में। आगे देखिए, बीदर में सिहाब सुल्तानी का विद्रोह हुआ। कब? 1338-39 ईस्वी में। ये तमाम प्रकार के विद्रोह थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो होंगे, उसकी चर्चा हमने की। अब देखिए आगे, शाहू अफगान ने जो मुल्तान में विद्रोह 1341 ईस्वी में हुआ था, ने विद्रोह को दबाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की माता मखदूम ए जहां की मृत्यु का समाचार मिला। बहुत महत्वपूर्ण है।
यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक किस विद्रोह में दबाने में व्यस्त था जब उसकी माता के मरने का उसे समाचार प्राप्त हुआ। तो 1341 ईस्वी में मुल्तान में शाहू अफगान के विरुद्ध विद्रोह को दबाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी माता मखदूम ए जहां की मृत्यु का समाचार मिला था। अब आगे देखिए, उसने साम्राज्य के सभी अफगानों को बंदी बना लिए थे। अब यहाँ पे इतना बड़ा कदम उठाया मोहम्मद बिन तुगलक, तो उसके साम्राज्य में जितने भी अफगानी थे सबको बंदी बनवा लेता है, बंदी बनाने के लिए आदेश जारी कर देता है। आगे देखिए, सुनाम और समाना के कृषकों ने भूमि कर देने से मना कर दिया और स्वयं को मंडलों में बंद कर लिया। सुल्तान ने स्वयं जाकर यह विद्रोह दबाया था। अब आपको यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि किसके शासनकाल में किसानों ने कर देने से मना कर विद्रोह कर दिया। तो वह था स्थान सुनाम और समाना के कृषकों ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कर देने से, भूमि कर देने से मना कर दिया और सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर बैठे। और जितने किसान थे अपने आप को, जो मंडल था, तो उसका एक क्षेत्र था, वहां पे अपने आप को बंद कर लिए। जब काफी बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ तो जा करके सुल्तान खुद जाता वहां पे और इस कृषक विद्रोह को दबा देता है। अब देखिए, यहाँ पे 9वां बिंदु है कि 1351 ईस्वी के अंतिम विद्रोह गुजरात में मोहम्मद बिन तुगलक का दास था तगी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होने वाला अंतिम विद्रोह जो था वह हुआ था 1351 ईस्वी में। और हुआ कहाँ था? तो गुजरात में हुआ था। अब विद्रोह करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक दास था जिसका नाम था तगी, उसी ने विद्रोह किया था। अब देखिए, इसी ठट्टा अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक को मावरा उन नहर अर्थात ट्रांस अक्सियाना के शासक अमीर कजगान ने सेनापति अल्तून बहादुर को 5000 मंगोलों के साथ सहायता भेजा था। अब यहाँ पे आपको समझना है, जब मोहम्मद बिन तुगलक ठट्टा अभियान पर गया था गुजरात अभियान के समय, तो मोहम्मद बिन तुगलक को सहायता करने के लिए उसके विद्रोह में जो हुए थे उसको दबाने में, तो ट्रांस अक्सियाना अर्थात जिसे मावरा उन नहर कहा जाता है, वहां का शासक था अमीर कजगान। अमीर कजगान ने अपना जो उसका सेनापति था अल्तून बहादुर, उसको 5000 मंगोलों की सेना देता है और मोहम्मद बिन तुगलक की सहायता करने के लिए उसे भेज देता है। आगे देखिए, अब आपको यहाँ देखना है तगी के विद्रोह को दबाते समय सिंध के ठट्टा में 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे आपको समझना है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो हुई थी ठट्टा में। कब हुई थी? 20 मार्च 1351 ईस्वी को। ये ठट्टा कहाँ पे स्थित है? ठट्टा स्थित है सिंध में। अब यहाँ पे प्रश्न और बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ के विद्रोह को दबाते समय, किसके विद्रोह को दबाते समय उसकी मृत्यु हुई थी? तो तगी के विद्रोह को दबाते समय सिंध में, सिंध के ठट्टा में 20 मार्च 1351 ईस्वी को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, उसकी मृत्यु पर बदायूनी लिखता है कि राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये प्रश्न बहुत बार बना है। जो बदायूनी ने ये बात कही है, ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। किस राजा के विषय में? बदायूनी ने लिखा है कि राजा, उसकी मृत्यु पर, कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो यह राजा था मोहम्मद बिन तुगलक।
आगे देखिए, सिंधियों में उसके प्रति इतना आक्रोश था कि जब फिरोज तुगलक ने सिंध अभियान किया तो सिंधियों ने कहा था, देखो शेख प्रथा अर्थात सूफी इब्राहिम आलम का कमाल, एक तुगलक अर्थात मोहम्मद तुगलक मर गया तो दूसरे को जरा संभाल कर। यहाँ पे पूरी तरीके से परेशान हो गए थे जो सिंधी थे। आगे देखिए, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई उस समय के शिविर में, उसके शिविर में नासिरुद्दीन चिराग देहलवी उपस्थित थे। फिर यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय उसके शिविर में कौन से सूफी उपलब्ध थे, उपस्थित थे, तो उनका नाम था नासिरुद्दीन चिराग देहलवी। नासिरुद्दीन चिराग देहलवी फिरोज तुगलक को गद्दी दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरीके से हमने इस क्लास के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो हुए थे प्रमुख विद्रोह उसकी चर्चा की। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।